गाइस, एक सुपर इंटरेस्टिंग सवाल। आपने नोटिस किया होगा, पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडिया, लेकिन जैसे ही हम नेशनल एंथम गाते हैं, भारत वर्ड सीधे दिल को टच कर जाता है। और कभी-कभी आपने जम्बूद्वीप भी सुना होगा। अब सोचो, एक ही देश के इतने सारे नाम आखिर आए कहाँ से? आज हम इसी मिस्ट्री को अनलॉक करेंगे। तो चलिए क्यूरियोसिटी का बॉक्स ओपन करते हैं और शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टीचर हूँ और आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें सिर्फ पास्ट में नहीं ले जाएगी, बल्कि हमारी रूट से भी कनेक्ट कराएगी। आपने कई बार देखा होगा कि हमारा कंट्री नेम अलग-अलग जगह अलग तरह से लिखा होता है। कहीं इंडिया, कहीं भारत और कहीं जम्बूद्वीप जैसे एंशंट नेम्स। और ये जानना बस फैक्ट्स याद करना नहीं है, ये समझना है कि हम एक शेयर्ड कल्चर के रूप में कैसे ग्रो हुए। बेसिकली ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी को डीप लेवल पर समझने की एक इमोशनल प्लस स्मार्ट कोशिश है। इस चैप्टर का मेन गोल है हमारे देश के अलग-अलग नेम्स की यूनिक हिस्टोरिकल और कल्चरल जर्नी को समझना। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि भारत की यूनिटी समझने के लिए हमें महान थिंकर श्री अरविंदो की बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, भारत में प्राचीन काल से ही एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता रही है। और अगर आप स्लाइड की बैकग्राउंड इमेजरी देखें, बर्फ से ढका हिमालय, भक्ति वाले मंदिर, शांति का प्रतीक स्तूप और हमारी पवित्र नदियाँ, और बीच में मोर जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का सिंबल है, ये दिखाता है कि हमारी यूनिटी हिमालय से लेकर ओशंस तक एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड में जुड़ी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जर्नी के मेन स्टॉप्स क्या होंगे? तो हमारे पास नॉलेज का एक पूरा ट्रेजर है, जिसे हम 5 मेन पॉइंट्स में समझेंगे। हम भारत को डिफाइन करना सीखेंगे, इसके एंशिएंट नेम्स को जानेंगे, टाइम के साथ बाउंड्रीज कैसे चेंज हुई वो देखेंगे, फॉरेन ट्रैवलर्स ने हमें क्या नेम्स दिए वो समझेंगे, और इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख जैसे सोर्सेज हमें क्या बताते हैं ये भी जानेंगे। स्क्रीन पर जो इमेज है उसमें एक छोटा स्टूडेंट भारत का इतिहास पढ़ रहा है और उसके आसपास नॉलेज की लाइट निकल रही है, और पास में पुराने स्क्रोल्स, शिप्स और मैप्स रखे हैं जो ये बताते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ स्टोरीज नहीं है, बल्कि हमारे पास्ट का सिस्टमैटिक रोड मैप है। अब रियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए चलिए टाइम व्हील को लगभग 2300 ईयर्स पीछे घुमाते हैं। टाइम के साथ ज्योग्राफी और सोसाइटी चेंज होते रहते हैं, और पास्ट को फील करने का सबसे बेस्ट तरीका है उस समय की आर्ट को देखना। अब इमेजिन कीजिए, 2300 ईयर्स पहले हमारे एंसेस्टर्स की लाइफ कैसी रही होगी। स्लाइड पर दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये सांची स्तूप की एक अद्भुत नक्काशी है। स्टोन पर इतनी फाइन डिटेलिंग के साथ बनी ये आर्ट हमें उस टाइम के खुशहाल विलेज लाइफ की याद दिलाती है। टॉप लेफ्ट सर्कल में आप एक एलिफेंट देख सकते हैं, जो बताता है कि नेचर और एनिमल्स के साथ हमारा कनेक्शन कितना डीप था। राइट साइड पर झोपड़ी की नक्काशी है, और नीचे वाले सर्कल में विलेजर्स को डेली काम करते हुए दिखाया गया है। ये इमेजेस प्रूफ है कि हमारे पूर्वज कितने ऑर्गेनाइज्ड और सेटल्ड थे। अब बड़ा सवाल, उस टाइम का इंडिया क्या वैसा ही था जैसा आज हम मैप में देखते हैं? चलो कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड है आज का इंडिया, मॉडर्न नेशन स्टेट, फिक्स्ड बाउंड्रीज के साथ। लेकिन राइट साइड वाला मैप देखिए, ये एंशिएंट टाइम का फॉर्म है जिसे हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अर्लियर टाइम्स में बॉर्डर्स आज की तरह स्ट्रेट लाइंस में लॉक नहीं थे। एंशिएंट मैप्स में स्टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राकृतिक बाधाओं को था, जैसे हिमालयाज, विंध्या रेंज और घाट्स। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक प्राचीन निरंतरता है, जिसकी पहचान ज्योग्राफी से ज़्यादा उसके कल्चर से रही है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट टर्म एशिया के इस स्पेशल और स्ट्रेटेजिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आज के इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल हैं। मैप में जो गोल्डन आउटलाइन बनी है वो इस पूरे रीजन को एक जियोग्राफिकल यूनिट की तरह जोड़ती है, और अलग-अलग पीरियड्स में इसके नेम्स और बाउंड्रीज चेंज होते रहे हैं, जिसकी इन्फो हमें कई हिस्टोरिकल सोर्सेज से मिलती है। अब जब सबकॉन्टिनेंट क्लियर हो गया, तो चलिए उन नेचुरल फोर्सेस को देखें जिन्होंने इस लैंड को शेप किया है। इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ एक लैंडमास नहीं है, ये नेचर का बनाया हुआ एक प्रोटेक्टेड होम है। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। नॉर्थ में हिमालयाज एक ह्यूज गार्डियन की तरह खड़ा है, और यहीं से निकलती हैं हमारी लाइफ लाइन्स, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी ग्रेट रिवर्स। वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल अपनी वेव्स से बाउंड्रीज बनाते हैं। ऑनेस्टली यही जियोग्राफी हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री की फाउंडेशन रही है।
नेचर ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट की तरह प्रोटेक्शन दी है। स्लाइड पर नेचुरल बाउंड्रीज वाले इलस्ट्रेशन को देखें। नॉर्थ के हाई माउंटेन्स को शील्ड वॉल की तरह शो किया गया है, जैसे एक मजबूत पत्थर की दीवार, और साउथ के ह्यूज ओशंस को खाई यानी सुरक्षा खाई की तरह दिखाया गया है, जिसे लकड़ी के कटघरे से रिप्रेजेंट किया गया है। हजारों सालों से इन बाउंड्रीज ने हमारी कल्चर को एक्सटर्नल डेंजर से सेफ रखा और हमें ग्रो करने का मौका दिया। अब एक सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इतनी सेफ और रिच लैंड के इतने सारे नेम्स क्यों पड़े? ये बहुत एक्साइटिंग बात है। इंडिया के नेमिंग में रहने वालों का भी रोल रहा और बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स का भी। स्लाइड के स्पीच बबल्स में चमकते हुए नेम्स देखिए, भारत, जम्बूद्वीप, हिंद, इंडिया, और इनके प्रूफ मिलते हैं पुरानी बुक्स में, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में और पत्थर के शिलालेखों में। सबसे पहले हम समझते हैं निवासी का मतलब। निवासी मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग हों। स्लाइड में एक घर और फैमिली का इमेज है। जो लोग पीढ़ियों से किसी जगह में रहते हैं, वो ही उस जगह को पहचान और नाम देते हैं। हम सब भारत के निवासी हैं और हमारे पूर्वजों ने ही इस महान भूमि को उसके नेम्स दिए। अब सबसे एंशिएंट सोर्स की बात करें तो वो है ऋग्वेद। ये हजारों साल पुराना सोर्स है। हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन को कहता है सप्त सैंधव। पांडुलिपि के ऊपर जो मैप हाईलाइट है वही सप्त सैंधव रीजन है। सप्त सैंधव का मतलब है 7 नदियों की भूमि, और ध्यान रहे स्लाइड पर भी इसे एग्जैक्टली सप्त सैंधव ही लिखा गया है। ये हमारी सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी पहचान बनी। अब क्वेश्चन आता है कि सैंधव वर्ड आया कहाँ से? ये एक्चुअली सिंधु वर्ड से बना है। एंशिएंट टाइम्स में सिंधु का मतलब सिर्फ एक रिवर नहीं था, लेकिन जनरल मीनिंग में रिवर ही होता था। स्लाइड पर बिग एस से निकलती वेव्स और लेबल सिंधु इज इक्वल टू नदी ये दिखाते हैं कि नदियों के लिए पूर्वजों के अंदर कितना रिस्पेक्ट था। अब इस मैप पर इन नदियों का फुल नेटवर्क देखिए। यहाँ आपको सिंधु यानी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी साफ दिखेंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और साथ ही हिस्टोरिकल सरस्वती नदी का भी मेंशन है। यही पानी से भरपूर इलाका हमारी कल्चर को नरिश करता रहा। टाइम के साथ हमारी रीजनल आइडेंटिटीज और भी स्ट्रांग हुई। महाभारता जैसे ग्रेट टेक्स्ट्स हमें एंशिएंट इंडिया के वाइड मैप से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें अलग अलग कॉर्नर्स के नेम्स मिलते हैं। नॉर्थ में कश्मीर, मिडिल में कुरुक्षेत्र, ईस्ट में वंगा यानी बंगाल, वेस्ट में कच्छ, साउथ में केरल। स्लाइड में स्क्रॉल लिस्ट और मैप पर लगे सैफरन फ्लैग्स दिखाते हैं कि उस टाइम भी पीपल डाइवर्सिटी को अच्छे से जानते थे। अब चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए। मैग्नीफायर के नीचे मगध और कलिंग क्लियरली दिख रहे हैं। अब बताओ, क्या आप गांधार, कुरु, पांचाल और विदर्भ पहचान पा रहे हो? ये नेम्स आज के मॉडर्न स्टेट से काफ़ी सिमिलर लगते हैं, और इन्हें सिर्फ मेमोराइज करने की जगह इनकी लोकेशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा सबकॉन्टिनेंट ऐसे हिस्टोरिकल नेम से भरा हुआ है। अब जब इतने सारे रीजन्स और रिवर्स को एक कॉमन आइडेंटिटी दी गई, तो उस महान आइडिया को कहा गया भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब भारत का देश। स्लाइड में केबल पर एंशिएंट मैप के ऊपर लिखा भारतवर्ष और पास में इंक पॉट और पेन उस टाइम की विजडम दिखाते हैं, जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक नाम से जोड़ दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, भारत नाम आखिर आया कहाँ से? ऋग्वेद के अनुसार भारत एंशिएंट टाइम का एक मेजर वैदिक ग्रुप यानी जन था। स्लाइड में देखिए, पवित्र यज्ञ अग्नि के आसपास बैठे लोगों का ग्रुप ही है भारत जन। बाद में ये नाम ग्रेट किंग से जुड़ा और इवेंचुअली इसी ग्रुप के नाम पर पूरे देश का नाम भारत पड़ा। नेम्स की जर्नी हमें एक और यूनिक नेम की तरफ ले जाती है, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मीनिंग है जामुन के पेड़ का द्वीप। जामुन, जिसे इंग्लिश में इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं, ये यहाँ का बहुत कॉमन ट्री है। स्लाइड में जामुन से लदे पेड़ से निकला एरो सीधे इंडियन मैप की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये नाम हमारे पूर्वजों के नेचर लव को रिप्रेजेंट करता है। और ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं था, महान सम्राट अशोक लगभग 250 BCE ने भी इसे यूज किया था। स्लाइड में आप अशोक पिलर यानी लाइन कैपिटल देख सकते हैं, लेकिन उसके साइड में पत्थर पर खुदे हुए शब्द भी देखिए, वहां जम्बूद्वीप लिखा है। उस टाइम के जम्बूद्वीप में आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड थे। अशोका के इंस्क्रिप्शन सॉलिड प्रूफ है कि इंडिया एंशिएंट टाइम से ही एक यूनाइटेड आइडिया रहा है। अब भारत की मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन हमें विष्णु पुराण में मिलती है। यहाँ एक सुंदर संस्कृत श्लोक दिया गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम
भारती यत्र संततिः, यानी जो भूमि समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है वही भारत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ के लोगों को भारती कहा गया है, मतलब भारत की संतान। ये डेफिनेशन हमारी कंट्री को एक क्लियर ज्योग्राफिकल प्लस कल्चरल आइडेंटिटी देती है। एंड में ये समझना भी ज़रूरी है कि ये यूनिटी सिर्फ नॉर्थ तक लिमिटेड नहीं थी। साउथ इंडिया में भी भारत नाम उतना ही लोकप्रिय और प्रिय था, जहाँ इसे भारतम या भारतम जैसे फॉर्म्स में बोला जाता था। स्लाइड में साउथ मैप पर तमिल, कन्नड़ और तेलुगु स्क्रिप्ट्स में लिखे नेम्स देख सकते हैं। लैंग्वेजेस अलग थीं, लेकिन देश की सोल और उसका नेम सेम था। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे सप्त सैंधव से लेकर भारतवर्ष और जम्बूद्वीप तक हर नाम के पीछे हजारों सालों की शेयर्ड कल्चर और प्राइड छिपा है। भारत सिर्फ एक मैप नहीं है, ये एक महान विरासत की स्टोरी है। और अपनी देश को डीप लेवल पर जानना ही उसके लिए ट्रू रिस्पेक्ट की शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया के नेम्स की ये हिस्टोरिकल जर्नी आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग नेम कौन सा लगा, भारत, इंडिया या जम्बूद्वीप। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास के और भी पावरफुल पेजेस खोलने वाले हैं। धन्यवाद।